मित्रों, मुझे स्मरण है कि 1976 से जब उनके साथ कार्य करने और बैठकों में भाग लेने लगा तो अपनी पुरानी छुटपुट कविताओं को अक्सर पत्रिकाओं में छपते हुए दिखाया करते थे और सुनाया भी करते थे। कहते भी थे कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, केवल स्वांतः सुखाय के लिए छंदबद्ध कर लिया करता हूँ। आगे चलकर उन्होंने गद्य रचनाओं में ही अपने विचार लिखे और प्रकाशित भी हुए। वो अक्सर मुझसे निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय की कविताओं पर चर्चा भी किया करते थे। हालांकि उन्हें नई कविता कम पसंद आती थी, परंतु मुझसे जुड़ने के कारण वो नई कविता को भी समझने की चेष्टा करते और अक्सर प्रश्न पूछा करते थे। हालांकि वह उनका बड़प्पन था कि मेरी प्रकाशित पुस्तकों में बच्चे समुद्र हैं, मेहंदी घाट तथा गंगा अपने पास का अध्ययन भी किया और विचार भी व्यक्त किए। 21 जुलाई 68 को एक पत्र के द्वारा मुझे लिखा कि आपकी नई कविता का नया संग्रह गंगा अपने पास मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आदि से अंत तक उल्टा पलटा कुछ पढ़ा, कुछ पढ़कर भी कवि की गहराई तक न पहुंच सका। प्रगतिशील साहित्य पर मेरा अधिकार बहुत अल्प है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये कलाकार का मानसिक संघर्ष है और संघर्ष ही कला की जननी है। इसी संघर्ष के कारण प्रगति दिखलाई पड़ती है। प्रगति सापेक्ष है, इसलिए प्रगति स्थायी नहीं मानी जा सकती। कलाकार इसीलिए सर्वांगीण प्रगति पर विश्वास करता है और जीता है। आप में वह कलाकार विद्यमान है जो कि प्रगति निरंतर बहती हुई गति को पकड़ने में सक्षम है। यह मेहंदी घाट और गंगा अपने पास की तुलना में दृष्टव्य है। इसलिए धीरे धीरे आपकी कविता जनसाधारण से हटकर बौद्धिकों के लिए अधिक बनती गई, यद्यपि लक्ष्य जनभावना ही है। उनके पत्र से मुझे लगा कि उनके लिखने तथा बोलने की भाषा में कोई अंतर नहीं है और न ही छलावा है। सीधे सपाट तरीके से प्रतीक और रूपकों को समेटते हुए सर्वांगीण विस्तृत फलक तैयार कर कलात्मकता भर देते हैं। वह विशाल तो थे ही, उनमें गहरा अपनत्व था और ठेठ भारतीयता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए वो सबसे आसानी से घुल मिल जाते और स्नेह आग्रह से अपना दीवाना बना लेते। उनमें पुराने ज़माने की मिठास भी थी, तो आधुनिक जीवन का संतरास भी झलकता था। वो कोमल भावनाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी ठोस यथार्थवादी धरातल पर कार्य करने वाले मनीषी थे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी से असीम लगाव और स्नेह था। एक बार इलाहाबाद में दारागंज स्थित दोनों महारथियों के घर जाने का अवसर डॉक्टर साहब के साथ मुझे भी मिला। दारागंज पहुंचने पर उनके पांव में थिरकन का मैंने अनुभव किया और अपने को समेटते हुए पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के विस्तृत प्रांगण में पहुँचे। उनके ठौर ठिकाने को देखा और आनंदित हुए। फिर निराला जी के नए आवास पर गए, जहाँ उनके पौत्र श्री गिरजाकांत त्रिपाठी रहते थे। वह अस्वस्थ थे, किंतु कन्नौज से आया हुआ सुनकर बाहर बैठक में आए और काफ़ी देर तक डॉक्टर साहब को निराला जी के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देते रहे। उनके निवेदन पर त्रिपाठी जी ने निराला जी की कविता सरस्वती वंदना, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता उन्हीं के स्वर में सुनाई तो डॉक्टर साहब आप में विभोर हो गए। उनके घर से निकलते हुए मुझसे कहने लगे कि आज प्रयागराज तीर्थ का स्नान कर लिया। इलाहाबाद की इस यात्रा में नई कविता के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्री नरेश मेहता आदि कई साहित्यकारों से मिलकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया और हिंदी साहित्य साधना में लगे मनीषियों के संपर्क में आकर निरंतर ये वह राष्ट्रभाषा हिंदी के रथ को समृद्ध प्रदान करते हुए आगे बढ़ते रहे। 16 फरवरी 1995 को साहित्यिक संस्था त्रिवेणी एवं प्रगतिशील लेखक संघ के आमंत्रण पर पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा कन्नौज पधारे। उस समय घाघ संस्थान के शिलान्यास समारोह में डॉक्टर टंडन साहब ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कन्नौजी भाषा में अपने विचार व्यक्त कर मातृभाषा को सम्मान प्रदान किया। वो अपने निमंत्रण पत्रों में कन्नौजी भाषा का वाक्य भैया आइयो जरूर बहुत प्रयोग करते थे। इनके इस प्रेमाश्रुत निवेदन पर लोग गोष्ठियों में शहर से आकर उन पर मुग्ध रहते। वह कार्यक्रमों
में स्निग्ध और स्नेहिल वातावरण निर्माण करने में समर्थ सर्जक थे। सर्वजन हिताय एवं राष्ट्रहित की चिंता अनेक गोष्ठियों, सम्मेलनों, समारोहों तथा उत्सव के अनेक अवसरों पर अनेक बार डॉक्टर साहब को विचार मग्न तथा कर्मशील देखा। वैसा शायद ही लोगों ने अनुभव किया हो। वो कटु वातावरण को भी स्नेहिल बनाने में समर्थ थे, इसीलिए कई विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति उनके साथ बैठते उठते, उनकी प्रशंसा भी करते थे।